मैं मनोज, सहाचार्य, हिंदी विभाग, राजा सिंह महाविद्यालय सिवान। आज का विषय रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित एक कविता, गीत अगीत कौन सुंदर है, जो स्नातक द्वितीय खंड के तृतीय पत्र में प्रस्तावित है। इस कविता पर चर्चा करने के पूर्व कुछ परिचय रामधारी सिंह दिनकर के बारे में भी हो जाना चाहिए। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 में हुआ था। इसी बिहार की धरती पर बेगूसराय जिले के सिमरिया ग्राम में, और इनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 को हुई थी। लगभग 66 वर्ष की उम्र, 66 वर्ष का जीवन काल मिला। और हिंदी कविता के इतिहास में, या ये कहा जाए हिंदी साहित्य के इतिहास में, उन कवियों की श्रेणी में ये इनका नाम आता है जिनको जीवन रहते अपने जीवन काल में बहुत प्रसिद्धि मिली। कभी एक तरह से कहा जाए तो कबीर और तुलसी की लोकप्रियता जिस तरह आज भी आज के जनमानस में स्थित है, कमोबेश वही लोकप्रियता रामधारी सिंह दिनकर की कविताओं का भी है। जिस तरह कबीर और तुलसी की पंक्तियां आज भी जन सामान्य के हृदय में गुनगुनाते रहती हैं, वो अपने जीवन जीने के क्रम में इन दोनों कवियों की कविताओं की पंक्तियों को मुहावरों की तरह इस्तेमाल करता है। अपने दुख सुख भाव की अभिव्यक्ति के लिए इनकी पंक्तियां जनसामान्य हमेशा प्रयोग करता है। उसी तरह दिनकर की भी कविताएं जनसामान्य में जगह बना चुकी है। जैसे तुलसी की पंक्ति, भाई बिनु प्रीत न होई, ऐसे ये पंक्तियां जनसामान्य में मुहावरों की तरह उपयोग में लाई जाती हैं। उसी तरह इनकी अनेक पंक्तियां आज के जनसामान्य के हृदय में पैठ बना चुकी हैं, और वो बोलते हुए उन पंक्तियों को दोहराते हुए उसे ये स्मरण में नहीं रहता है कि ये किसके द्वारा लिखित है। 74 का आंदोलन जब आरंभ हुआ था तो उनके द्वारा लिखित कविता का एक अंश जो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था, वो सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। उसी तरह कुरुक्षेत्र में उन्होंने एक कविता में एक कुरुक्षेत्र की एक पंक्ति बहुत लोकप्रिय है कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, वो क्या जो दंतहीन विनीत सरल हो। क्षमा उसी सर्प को शोभा देती है जिसके पास विष हो।
जो विहीन है उसकी क्षमा का कोई अर्थ नहीं है। उसी तरह सहनशीलता, क्षमा, दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। क्षमा, सहनशीलता, क्षमा, दया को सम्मान संसार तभी देता है जब उसके पास बल होता है, शक्ति होती है, तभी उसके क्षमा का अर्थ है। ऐसे अनेकों पंक्तियाँ। एक और पंक्ति का स्मरण हो रहा है कि जब नाश मनुज पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। ये भी आज सामान्य लोगों के बोलचाल में ये पंक्ति रच बस गई है। हमेशा परिस्थितियों के अनुरूप मनुष्य अपनी बोलचाल में इसका उपयोग करते रहता है। इस तरह दिनकर अपने जीवन काल में कविताओं के माध्यम से जन के हृदय में अपनी पैठ बना चुके थे। ऐसे अन्य कवियों की तरह इनका जीवन उतना पीड़ादायक नहीं था, संसाधनहीन नहीं थे। तो स्वाधीनता आंदोलन के दौरान, आज़ादी के पूर्व वो सब रजिस्ट्रार थे। 4 वर्षों तक नौकरी की, लेकिन उस नौकरी की विशेषता ये है कि 4 वर्षों में 22 बार उनका स्थानांतरण हुआ था। 1950-52 में मुजफ्फरपुर में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। 1952 से 64 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। 1965 से 71 तक भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। यही नहीं, रचना कर्म के रूप में भी वो विख्यात रहे। उनका कवि रूप, लेखक रूप, संस्कृति समीक्षक रूप, निबंधकार रूप, साहित्य की तमाम विधाओं में वो सिद्धहस्त थे। उनकी रचनाओं में कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, हुंकार, परशुराम की प्रतीक्षा, हाहाकार, ये प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इनको कवि कर्म के लिए 1959 में साहित्य अकेडमी का पुरस्कार मिला। 1959 में ही पद्म भूषण मिला। पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया। 1972 में उनकी रचना उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ सम्मान से सम्मानित किया गया। कहने का अर्थ है कि इनका रचना कर्म और इनका व्यक्तित्व एक अलग तरह की पहचान वाला व्यक्तित्व है। ये राष्ट्रकवि के नाम से संबोधित किए जाते हैं। राष्ट्रकवि इसलिए कि इनकी कविताओं में ओज है, वीरता का भाव है। जब ये काव्य पाठ करते थे या इनकी कविताओं का आज भी काव्य पाठ होता है तो उसके लय, उसका औजत्व लोगों के मन में वीरता का संचार करता है और सब के रोए उसके प्रभाव से खड़े हो जाते हैं। इनके लेखनी में इतना दम था। ये कविता उनके उस व्यक्तित्व से अलग पहचान वाली कविता है। गीत अगीत कौन सुंदर है। इस कविता में
कभी अपनी उस सौंदर्य चेतना को अभिव्यक्त किया है कि सुंदरता की परिभाषा मनुष्य गढ़ता है या सुंदरता को वो देखता है। तो कवि के पास कवि को ये प्रश्न खड़ा करता है कि जो अभिव्यक्त होता है, जिसकी भावनाएं अभिव्यक्त होती हैं, वो तो सुंदर दिखता ही है, उसकी अनुभूति सुंदर होती ही है, क्योंकि उसकी अभिव्यक्ति को हम पढ़कर सुनकर उससे प्रभावित है। लेकिन परिस्थितिवश जिसके पास अभिव्यक्ति के साधन नहीं है, वो अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त नहीं कर सकता है, तो क्या वो सुंदर नहीं है? इसी प्रश्न के साथ इस कविता को, इसी प्रश्न के समाधान के लिए इस कविता को उन्होंने रचा है कि गीत अगीत कौन सुंदर है। गीत सुंदर है या अगीत जो गाया न जा सका, जो अभिव्यक्त नहीं किया जा सका, वो सुंदर है। कविता का आरंभ होता है, गाकर गीत विरह के तटनी। प्रकृति के तमाम उपादानों के माध्यम से अपनी बातों को स्पष्ट करने की कोशिश करता है। कि नदी की चर्चा करते हुए कहता है कि गाकर गीत विरह के तटनी वेगवती बहती जाती है। नदी अपने कलकल छल छल की ध्वनि के साथ, अपने लहरों के कलकल छल छल ध्वनि के साथ अपने विरह को जो समुद्र में मिलने जा रही है, आरंभ से अंत तक, अंत के करीब पहुंचने जा रही है, वो अपने इस अलगाव को, अपने इस विरह को, अपने लहरों के कलकल छल छल के माध्यम से उस पीड़ा को अभिव्यक्त करते हुए बहती जाती है। दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती है। आसपास के उपलों मतलब आप नदियों के तट के घास पात तृणमूल से अपनी बातों को, अपने पीड़ा को अभिव्यक्त कर हल्का कर लेती है। कभी दूसरी स्थिति रखता है कि तट पर एक गुलाब सोचता, उसी तट पर एक गुलाब का पेड़ है और वो सोच रहा है कि देते स्वर यदि मुझे विधाता, अपने पतझर के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। अगर विधाता सृष्टिकर्ता ने मुझे भी अभिव्यक्त करने का कोई माध्यम दिया होता, जैसे विधाता ने नदी को कलकल छल छल की ध्वनि के साथ अपने को खुद को अभिव्यक्त करने का माध्यम दिया, अगर वैसा ही माध्यम अगर हमें मिला रहता, गुलाब सोचता है, गुलाब अपनी बातों को कहता है, तो मैं भी पतझर के सपनों का, जब बसंत आता है, तब जब हमारे पत्ते झड़ते हैं, तो पत्ते के बिलगाव से जो विरह, जो पीड़ा होती है, मैं उसे भी अभिव्यक्त करता, इस संसार को, उस पीड़ा को भी गाकर सुनाता। अपने पतझर के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता, गा गा कर बह रही निर्झरी, गा गा कर बह रही निर्झरी। ये नदी गागा कर बह रही है, पाटल मूक खड़ा तट पर है। और पाटल एक प्रकार का वृक्ष है जो तट पर मूक खड़ा है, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त नहीं कर सकता है, उसकी विवशता है, वो चाह कर भी अभिव्यक्त नहीं कर सकता है, उसमें गतिशीलता नहीं है। वो विधाता का
यही योजन है। गा गा कर बह रही निर्झरी पाटल मुख खड़ा तट पर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। वो गीत जो झरनों की कलकल छलछल में अभिव्यक्त हो रही है, वही गीत सुंदर है कि जो भीतर गुलाब के भीतर जो घुमड़ रही है वो अभिव्यक्त नहीं हो पा रही है। वो पाटल वृक्ष के भीतर जो उमड़ रही है, लेकिन उसके पास कोई माध्यम नहीं है अभिव्यक्त करने का। क्या वही सुंदर है? कवि इन पंक्तियों के माध्यम से यह निष्कर्ष देना चाहता है कि सौंदर्य केवल अभिव्यक्त सौंदर्य ही सब कुछ नहीं होता, अभिव्यक्त गीत ही सुंदर नहीं होता। जो अगीत, जो गाया न जा सका, जो अभिव्यक्त नहीं किया जा सका या जो अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता है, वो भी गीत सुंदर होता है। ये एक पैराग्राफ है इस कविता का। अभी 2 पैराग्राफ शेष हैं। उन 2 पैराग्राफों की चर्चा हम लोग अगले वर्ग में करेंगे। धन्यवाद।